कल बच्चों हमने एंट्रियां पढ़ी थी, दो कैलकुलेशन हमने कल समझी थी, कौन कौन सी बना? प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट, और लीज पेमेंट, और दूसरी एंट्रीज की थी। ठीक है जी। अब सी पार्ट है बच्चों आज हमारा, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2021 एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर देयर एंडिंग इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? पिछले साल कंपैरेटिव मींस पिछला साल भी आएगा, तो पिछला साल कौन सा बनता है? हैं? 19? हाँ, आंखों का टेढ़ापन है। 20 के बाद तो 19 ही आता है, लेकिन लाइन के नहीं पढ़ दे रहे हैं, सी के बी पढ़ रहे हैं। तो फिर उतना की लिखा है तो कंपैरेटिव 19 है। अच्छा जी, तो बच्चों अब हम कंपैरेटिव देखते हैं। देखिए अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखें ना, इनकम स्टेटमेंट बच्चों 2020 आएगा और 2021 आएगा, ऐसी है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें नहीं पता क्या है, क्या पता है? नहीं पता, तो हम एक्स 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 लिख देंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता होता बोला? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करते हैं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब मसला ये है कि सवाल में ना सेल है ना ही कॉस्ट ऑफ सेल है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम नहीं निकाल सकते। और समझ आ गई सबको? ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आपने एंट्री पास की हुई है कि नहीं की हुई? 20 की भी की हुई है और 21 की भी की हुई है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की भी आपने कैलकुलेशन की हुई है, की हुई है। 2020 का इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या था बच्चों? हम्म 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 हम्म। हाँ जी, 2020 का इंटरेस्ट कितना था बच्चों? 2020 का एक्सपेंस कितना है? 856.5। और 2021 का एक्सपेंस कितना है? 684.97। वो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे। तजम शुद्ध एक्सट्रैक्ट समझ आ गया? अगर आई कैप कह के एक्सट्रैक्ट बनाए तो एक्सट्रैक्ट में क्या क्या आना है, ये क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, अब बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या आना है जरा सोचो। बैलेंस शीट में एसेट आना है, और और क्या क्या आना चाहिए? इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट आएगा। तो बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्या आएगी? लाइबिलिटी। अब पहला पॉइंट ये है कि बच्चों 2020 में जब एसेट की बात करेंगे तो वो 7710 20 में भी था और 21 में भी था, ऐसे ही है जो उसकी कॉस्ट बनती है। वो बात समझ लगी? अच्छा जी, तो 20 में भी 7710 और 21 में भी 7710। फिर 2020 और 21 में डेप्रिसिएशन माइनस होगी। 2020 में कितनी होगी थी? 1542, लेकिन 21 में 1542 नहीं हो रही। ठीक है जी, 2020 में एक साल की है और 2021 में 2 साल, तो ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो यहाँ से माइनस होगी। एसेट वाली साइड समझ आ गई? अब आते हैं जी लाइबिलिटी वाली साइड पे।
लाइबिलिटी वाली साइड पे अगर आपको याद हो बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक, बोरिंग कॉस्ट याद है? बोरिंग कॉस्ट में जब हम लोन लिखा करते थे ना बच्चों, तो लोन के दो टोटे किया करते थे, करंट और नॉन करंट। वही काम यहाँ पे भी करना है। समझ आ गई है कि लोन के हमने दो हिस्से लिखने हैं। कौन सा? एक वो जो अगले साल पे करना है, वो कहाँ लिखेंगे? अगले साल जो पे करना है वो नॉन करंट में आएगा। तो नॉन करंट में फिर क्या आएगा? अब बच्चों जरा इस टेबल को गौर से देखिए। नॉन करंट और करंट के लिए ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम 2020 के एंड पे खड़े हैं। 2020 के एंड पे आपके सर पे कितना कर्जा था? शाबाश 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 शाबाश। 2020 के एंड पे आपके सर पे कितना कर्जा था? ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो। अगर आपको टेबल देखना नहीं ना आता तो बड़ा मसला हो जाएगा। 4566 कैसे पता लगा? क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये टोटल बैलेंस है। हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें इसका करंट और नॉन करंट पोर्शन चाहिए। तो इसका करंट और नॉन करंट पोर्शन कैसे बनेगा? इसमें से जो अगले साल पैसे देने हैं वो करंट लायबिलिटी है, और नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होगी? अगले साल के बाद जो पैसे देने हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी। सोचो 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 सोचो। और इन तीनों को टोटल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 4566.5 आएगा। पहले तीनों को टोटल करके देख लें। 4566.5 टोटल कर्जा इस तरह से पे ऑफ हो रहा है, ऐसी है। तो बेसिकली आपका जो टोटल कर्जा है वो 4566 है 2020 के एंड पे। तो उसमें से वो कर्जा जो अगले साल पे हो रहा है वो कितना है? 1315। तो वो हो गया करंट। और 1512 कब पे हो रहा है? और 1739। तो ये दूसरे साल या तीसरे साल कर्जा पे हो रहा है। तो ये फिर कौन सा कर्जा है? ये नॉन करंट है। यहाँ तक की बात समझ लगी? तो जो अगले साल पे हो रहा है वो करंट है, और जो उससे अगले साल और उससे अगले साल पे हो रहा है वो क्या है? नॉन करंट। तो बच्चों ये जो नॉन करंट आपने आंसर निकाला है ना, ये नॉन करंट का टोटल आंसर ये लिखा हुआ है। इन दोनों को जमा करके देखो, वो वैल्यू बनती है। ठीक हो गया? तो आपने करना ये है आज के बाद कि फर्स्ट के 2020 के एंड पे आपको वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? 2020 के एंड पे आपको वैल्यू चाहिए जो आपने बैलेंस शीट में लिखनी है। क्या करेंगे? तो 2020 के एंड पे जो आपके पास लोन है वो तो टोटल लोन है, वो तो बैलेंस शीट में नहीं लिखना आपने। तो फिर लिखना क्या है? उसमें जो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे वो करंट होगा, और नॉन करंट उसके सामने जो लिखा होगा बैलेंस वाले कॉलम में वो क्या होगा? वो नॉन करंट होगा। क्या ये बात समझ आई है कि नहीं समझ आई? ठीक है जी बच्चों। तो 2020 में आपने क्या करना है? लीज लाइबिलिटी जो कि नॉन करंट है वो 3251 है, और जो करंट है वो कितनी है? 1315 है। हाँ, इसको टोटल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4566 आ जाएगा। ऐसी है। लेकिन 4566 हमें लिखना नहीं है। हमें पता तो है 4566 बनना चाहिए, उसको हम सप्लिट करके यहाँ पे लिखेंगे। और टेबल को देखने का तरीका समझ आ गया। नॉन करंट और करंट पोर्शन को अलग करने का तरीका समझ आ गया। अब मुझे आपने बताना ये है कि 2021 का साल है। 2021 में आप खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? तो मुझे बताएं जरा 2021 में करंट और नॉन करंट पोर्शन कैसे निकालेंगे? पहले 2021 का टोटल लोन बताएं। 2021 वाली लाइन में एंड पे जो लिखा हुआ है ये टोटल लोन है। अब इसका क्या करें? ये तो नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं?
ये तो नहीं लिख सकते। इसका करेंगे करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन। तो करंट पोर्शन बच्चों कितना है? 1512.28। और नॉन करंट पोर्शन इसके सामने लिखा हुआ है, ऐसे ही है। हाँ, नीचे भी वही लिखा हुआ है। हाँ, इसके नीचे भी एक लाइन है, सामने भी एक लाइन है। तो सामने देख लें या नीचे देख लें? हजम शुद्ध। तो बच्चों करंट लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे? 1512.28। और नॉन करंट लाइबिलिटी में 1739 बच्चे प्रेजेंटेशन समझ आ गई सबको? इस प्रेजेंटेशन में कोई मसला है तो बताएं। 100% क्लियर है? और तीनों रिक्वायरमेंट समझ आ गई हैं? तो बच्चों लीज में मेजर काम यही तीन काम करना। लीज में सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम लीज पेमेंट, दूसरा काम प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट, तीसरा काम एंट्रीज, चौथा काम फिक्स टैक्स। इसी की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। पेपर में भी यही आना है। और जो भी है सारा कुछ अभी सी के अंदर है। समझ आ रही बात की? थोड़ा बहुत चेंज आता रहेगा, हर सवाल में कोई ना कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेजर जो उसका जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो यही है, मेजर रिक्वायरमेंट यही है। सबसे पहली वर्किंग लीज पेमेंट, दूसरी प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट फार्मूला कौन सा कब लगेगा? एनएमडी का लगेगा, लेकिन एनएमडी के भी तो दो है ना। अगर स्टार्ट में होगा तो पहली वाली साल में लाया था और बाकियों की डिस्काउंट है। और अगर एंड पे हो तो फिर सबकी डिस्काउंट। समझ आ गई बात की? और फिर एंट्रियां एंट्रियां समझ आ रही हैं? साल के शुरू में कौन सी एंट्री करनी है, साल के एंड पे कौन सी करनी है? शुरू में कौन सी करनी है? जो एसेट हमने बाय किया शुरू में वो एंट्री होगी। साल के एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी और इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री होगी। समझ आ रही बात? तो ये हल्का सा खाका बन गया कि लीज में करना क्या क्या होता है। ठीक हो गया नहीं? अच्छा जी बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। एन एसेट विद कैश वैल्यू ऑफ 2 लाख इज लीज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। आज अगर हमारे पास पैसे हों तो ये एसेट हमें कितने का मिल जाएगा? 2 लाख रुपए का मिल। लेकिन हमारे पास 2 लाख रुपए है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं? लीज पे ले रहे हैं। कितने साल की लीज है? 4 साल की। और एसेट की लाइफ कितने साल है? 4 साल है। और रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 0। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 71475 आर पेबल इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? साल के एंड पे। तो मुझे बता सकता है कितना सूद है? तो मुझे सूद निकाल के दिखा सकता है कि सर इतना सूद है? कितना सूद है जी? सबको आएगी कैसे? कैसे निकाला जी ये सूद? ठीक है जी। अच्छा जी, द डिस्काउंट रेट इज 16%। ओके। द लीज कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 2005। लीज कब शुरू हुई है जी? हमारा साल का पहला दिन कौन सा है? हमारे साल का पहला दिन कौन सा है? ये कम जनवरी। तो क्या जरूरी है कि जिस दिन अकाउंटिंग का पहला दिन हो उसी दिन लीज का भी पहला दिन हो? ये जरूरी नहीं है। पिछले सवाल में ऐसा था। पिछले साल में हमारा अकाउंटिंग ईयर कब शुरू हो रहा था और हमारा लीज का कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हो रहा था? एक मिनट। लेकिन जरूरी नहीं है। सोचो जरा 1 मिनट के लिए। आपने हॉस्टल लेना है, जब साल का पहला दिन आएगा उस दिन हॉस्टल लेना है या जब सेमेस्टर शुरू होगा? कॉमन सेंस यही कहती है कि नहीं, कि अब मार्च के महीने में एडमिशन लेना है, लेकिन चूंकि जनवरी गुजर चुका है, अब हम अगले साल का वेट करेंगे। अगला साल आएगा, 1 जनवरी आएगी तो हॉस्टल का हम किराया पे करेंगे, क्योंकि पहले दिन से
सारा हिसाब किताब सीधा रहेगा। इस तरह से फैसले होते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि नहीं यार पहला दिन साल है, पहले दिन तो काम शुरू करना चाहिए वह कि ये मार्च अप्रैल ਦੇ जाके तुम कर लो। ठीक है जी। तो अगर कोई कंपनी यकम मार्च को लीज का कॉन्ट्रैक्ट करे और उस कंपनी का अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो यकम जनवरी से, तो अकाउंटेंट कहेगा भाईजान नया नहीं काम कर सकता मैं, ਤੁਸੀਂ यकम जनवरी तो कॉन्ट्रैक्ट कर दे लीज का, तो फिर मैं एंट्रियां पास कर दो। तो अकाउंटेंट ये कहेगा। तो बोलो तो सही। कंपनी अकाउंटेंट का हाथ जोड़ेगी, तेरी मेहरबानी तू जा, ਅਸੀਂ तेरे ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, तू साढ़े तो किसान ना कर, तेरी मेहरबानी। कि जी सर मैंने सिर्फ सर दाऊद का पहला लेक्चर लिया था, उसमें जनवरी में एसिड बाय हुआ था तो वो एंट्री मुझे आती है, लेकिन अगर हम मार्च में एसिड बाय कर लेंगे ना तो उसकी एंट्री नहीं आती। तो कंपनी को जब एसिड की जरूरत होगी कंपनी तब एसिड लेगी, या जब अकाउंटेंट को एंट्री आती होगी तब एसिड लेगी? और बात लगी कि नहीं लगी? तो अकाउंटेंट कह सकता है कि तुम्हारी मेहरबानी मेरी जिंदगी आसान करो, तो जो एसिड आपने मार्च में लेना वो जनवरी में ले लो। और बोलो तो सही। अकाउंटेंट ने कंपनी चलानी है, ये कंपनी ने अकाउंटेंट रखना है? ऐसे ही है ना। तो अकाउंटेंट के नखरे कंपनी क्यों बर्दाश्त करे? अकाउंटेंट कहा भाईजान तो अपनी कंपनी खोल जाके, तेरी मेहरबानी, तू साढ़े तो वड्डा है, तू नहीं सानू पूरा आंदा। ठीक हो गया जी। तो लीज का कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है बच्चों? ये कब मार्च को। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेबल ऑन 28 फरवरी 2006। क्या 2005 में कोई इंस्टॉलमेंट है? नहीं है। पिछले सवाल में बच्चों पहली इंस्टॉलमेंट कब थी? बोलो बोलो बोलो। 1 दिसंबर को है। समझ लगी बात है। लेकिन यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट साल के शुरू में या एंड पे है? कौन सा साल के एंड पे? लीज वाले साल के एंड पे। अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर को पेमेंट नहीं हो रही? नहीं बात समझ आ रही? जब गवर्नमेंट कंपनी मिजान वालों के पास गई, कब गई होगी? ये कब मार्च को। तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होगी तो गवर्नमेंट कंपनी कह सकती है कि यार चूंकि हमारा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो हम 31 दिसंबर को पेमेंट कर देंगे तुम्हें। भाई कॉन्ट्रैक्ट में साल और अकाउंटिंग ईयर का साल जरूरी है कि मैच हो? तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है जी। तो आपने पहली पेमेंट जो करनी है वो कब करनी है? जबकि आपका साल का बैंड हो रहा है। इसका मतलब है, हाँ जी भाईजान, है क्या हुआ है? मैं तो साहब वेरी गुड शाबाश, अद्धे घंटे बाद तू नया समझ आई कि तू लेट हो गया। बे एफ या टू कर रहे हैं कि कर रहे हैं? बीए? हाँ एंज करेगा। अच्छा बी कब एडमिशन ले आए? हाँ कितने बजे क्लास शुरू होती है? तो नाश्ता मिस हो रहा है? हाँ? लेट उठा था? तो लेट उठा क्यों था? हूँ गल असल गल तो हूँ शुरू होने लगी है ना, कि लेट उठा क्यों था? है ईशा पढ़ के सो गया था? हाँ बाद आ जा बाद। एफ या टू चल रहा है कि की चल रहा है पहले मैंने दस। तू लगता पाया कि एफ या टू जो पीएचडी करनी है एफ या टू ऑनर्स? हाँ कर दूसरा दिन है, मैं तेन सिर्फ इन्ना के कह रहा है। जे तू लेट आया ना मैं इतने डंडा रखने लगा प्लास्टिक वाला, तेन मैं मैट्रिक याद करावांगा दोबारा। अच्छा जी। अब बच्चों अगला पॉइंट ये है कि हमारा ये एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2005 को। इसका मतलब है यकम मार्च 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक हमने उसको 1 रुपया भी दिया है? हमने 1 रुपया भी नहीं दिया। हजम शुद्ध। अच्छा रिक्वायरमेंट नंबर ए में क्या मांगा उसने? एंट्रीज। और फिर क्या मांगा? एक्सट्रैक्ट्स। फिर क्या मांगा? फिर क्या मांगा?
फिर क्या मांगा, फिर क्या मांगा, फिर क्या मांगा, और फिर क्या मांगा। आ जाके बच्चों यही दो तीन चीजें। अच्छा, अब याद रखिएगा, क्या उसने कहा है कि लीज पेमेंट निकालो? क्या उसने कहा है कि प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट निकालो? उसने नहीं कहा। तो फिर लेकिन निकालनी पड़ेंगी, ये आप अपनी वर्किंग का हिस्सा बना लें हमेशा, चाहे वो कहे चाहे ना कहे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले लीज पेमेंट, और फिर चाहे वो मांगे चाहे वो ना मांगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे ना बच्चों, एंट्रियां नहीं होनी, याद रखना। आप एंट्री कर ही उस वक्त सकते हैं जब आपके पास क्या हो, लीज पेमेंट हो और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट हो। उसके अलावा एंट्री हो ही नहीं सकती। भाई क्या डेबिट करोगे क्या क्रेडिट करोगे जब आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है। बस समझ आ गई बात की। तो बच्चों वो काम करें, क्या बोला, लीज पेमेंट निकालें और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट निकालें जल्दी। हाँ भाई, हो गया नहीं? क्या आंसर है? लीज पेमेंट क्या निकली है? लीज पेमेंट आनी चाहिए आपकी 2,85,900, और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट आनी चाहिए 2 लाख। ठीक है ना? यही फार्मूला लगाया। क्या इसमें एक भी किस्त ऐसी थी जो एडवांस में थी? तो सारी किस्तों की डिस्काउंटिंग हो गया, सही है? तो बोलो तो सही। तो अगला पॉइंट, पार्ट ए। अच्छा, ये जो आपने किया है बच्चों, ये उसने कहीं नहीं मांगा, ऐसी है ना? तो ये सारा कुछ आप कहाँ पे करेंगे? ये वर्किंग में करेंगे, मतलब पेज नंबर 1 पे नहीं करेंगे, पेज नंबर 2 पे करेंगे। और समझ आ गई बात की? पेज नंबर 1 पे वही करेंगे जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट है। उसने मांगी है जी 2005 की जर्नल एंट्रीज। तो पहली एंट्री किस दिन होगी? 1 मार्च को, 1 जनवरी को नहीं होगी। चाहे हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी को शुरू हो रहा है, लेकिन 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। ठीक हो गया? 1 जनवरी को क्या, 1 मार्च को क्या एंट्री होगी बच्चों? राइट टू यूज डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। किस अमाउंट से? 2 लाख से। ये 2,85,900 से एंट्री क्यों नहीं हुई? देखिए, अगर आप यहाँ पे 85,900 ऐड करेंगे ना, IS-23 की खिलाफवर्जी करेंगे। और अगर आप यहाँ पे 85,900 ऐड करेंगे तो किसकी खिलाफवर्जी करेंगे? अभी कल पढ़ा था। हाँ, ठीक है नहीं, आप अक्रूवल कंसेप्ट की या मैचिंग कंसेप्ट की खिलाफवर्जी करेंगे। क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि जब कोई चीज अक्कर होगी तो रिकॉर्ड होगी ना। अब इंटरेस्ट का ताल्लुक टाइम के साथ है, टाइम अभी गुजरा ही नहीं तो इंटरेस्ट पैदा हुआ नहीं। और बोलो तो सही। तो जो चीज अभी पैदा ही नहीं हुई तो उसको रिकॉर्ड कैसे करें? तो 1 मार्च 2005 की एंट्री समझ आ गई सबको? फिर उसके बाद अगली एंट्री 28 फरवरी 2006 को होगी? नहीं, 31 दिसंबर को होगी। और 31 दिसंबर को पहली एंट्री कौन सी होगी? डेप्रिसिएशन की। लेकिन क्या एसेट को इस्तेमाल करते हुए साल गुजर चुका है? नहीं। तो फिर 10 महीने जो आपने एसेट इस्तेमाल किए, 10 महीनों की डेप्रिसिएशन होगी। तो बच्चों 10 महीनों की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 2 लाख को 4 पे डिवाइड करेंगे, साल का आंसर आएगा। फिर इसको क्या करेंगे? 10/12 करेंगे। तो क्या आंसर आया था बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, इसी तरह से बच्चों जब आप टेबल बनाएंगे, टेबल बनाया आपने कि नहीं बनाया? अब याद रखना, टेबल का ताल्लुक अकाउंटिंग ईयर के साथ नहीं होता। ये मैंने कल भी आपको बताया। टेबल का ताल्लुक अकाउंटिंग ईयर के साथ नहीं होता। किसके साथ होता है? लीज के कॉन्ट्रैक्ट के साथ होता है। लीज में जो साल चलेगा टेबल में भी वही साल चलेगा। अकाउंटिंग में वो साल है या नहीं है वो भाड़ में जाए, टेबल का अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं। और समझ रही है? टेबल आपको नॉर्मली वो बंदा बना के देगा जिस बंदे ने आपको चीजें बेची हैं किस्तों पे। वो आपको कहेगा भाईजान ये आपकी पेमेंट का स्केड्यूल है, इसको फॉलो करें। तो वो टेबल बनाते वक्त आपसे पूछेगा कि भाईजान आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है?
वो कभी भी नहीं पूछेगा। वो कहेगा यार आप मेरे पास 1 मार्च को आए हो, आपकी पहली पेमेंट कब आनी है? 28 फरवरी को। हम उसको जितना मर्जी कहें कि नहीं यार हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 31 दिसंबर पे खत्म हो रहा है, वो कहेगा हमें से कोई लेना देना नहीं है, हमारा साल कब खत्म हो रहा है हमने तो उसके हिसाब से टेबल बनाना है। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है जी। तो ये टेबल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा? लीज के हिसाब से बनेगा, अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं बनेगा। अच्छा जी, आपका टेबल शुरू कहाँ से होगा? किस अमाउंट से शुरू होगा? 2 लाख क्यों? ये बात याद रखनी बच्चों, आपका टेबल हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से शुरू होगी। तो टेबल बनाने के लिए भी प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन पहले होनी चाहिए। अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन पहले नहीं की, टेबल भी नहीं बन सकता। एंट्री तो नहीं पास होनी, लेकिन टेबल भी नहीं बन सकता। समझ आ गई बात? तो टेबल आपका कहाँ से शुरू होगा बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से शुरू होगा। और किस तारीख से शुरू होगा? जिस दिन को आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से शुरू होगा। ये बात समझ लगी? अच्छा, अगला पॉइंट। क्या जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी दिन हमने लेसर के मुंह पे पैसे मारे? नहीं मारे। ठीक हो गई? तो 2 लाख से आपका कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू हुआ, लेकिन आपने पैसे कोई नहीं दिए। कल वाले सवाल में एडवांस में पैसे दिए थे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी दिन पैसे दिए थे। और आज वाले सवाल में 1 साल बाद। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? तो पहली किस्त बच्चों आपने जो देनी है वो 71,475 रुपए की देनी है। कब? 28 फरवरी 2006 को। अच्छा, उसके अंदर सूद कितना है वो कैसे निकालेंगे? इस 2 लाख पर क्या करेंगे? 16% रेट लगाएंगे। आंसर क्या आएगा? 32,000। यहाँ तक की बात सुन लगी? अब 71,475 में से 32,000 तो सूद था, उसको कर दें साइड पे। बाकी कितना बच गया? 39,435। वो 39,435 2 लाख में से माइनस होगा, तो बाकी बच जाएगा 1,60,525। क्या ये टेबल समझ आ रहा है? अच्छा, अब इस तरह से सारा टेबल बन जाएगा बच्चों। देखो टोटल पैसे आपने देने हैं 2,85,900। इसके दो टोटे होने हैं बेसिकली। ऐसी है ना? आपने टोटल पैसे कितने देने हैं जी? 2,85,900। उसके दो हिस्से होने हैं, एक हिस्सा है इंटरेस्ट का और दूसरा हिस्सा है प्रिंसिपल का। सादा अल्फाज में बच्चों, ये जो पहला कॉलम है ये लीज पेमेंट का है, और वो जो तीसरा कॉलम है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का है, और जो डिफरेंस बीच में आ रहा है वो इंटरेस्ट। और समझ आ गई है? नहीं समझ आई? क्लियर? अच्छा जी, अब बच्चों आगे देखें। यहाँ तक की बात समझ लगी सबको? अब ये 32,000 रुपया सूद है तो सही, ये कब से कब तक का सूद है? ये 32,000 रुपया सूद कितने टाइम का है? कब से कब तक का है? 1 मार्च 5 से लेके 28 फरवरी 6 तक का है। ऐसे ही है। और हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? हम तो 31 दिसंबर पे खड़े हैं। तो क्या 31 दिसंबर वाले दिन इतना सूद बनता है? 31 दिसंबर वाले दिन इतना सूद नहीं बनता, इतने 32,000 की एंट्री नहीं होनी। नहीं समझ आ रही बात? 31 दिसंबर वाले दिन बच्चों एंट्री कितनी होनी है? कैसे निकालेंगे 10 महीने? बच्चों 32,000 को क्या करेंगे? 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का सूद आ जाएगा। ऐसी है। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 महीने का सूद आ जाएगा। कल ऐसा हुआ था कि जितना इंटरेस्ट लिखा था उसकी एंट्री हुई थी, याद है? ऐसा क्यों हुआ था? कल कॉन्ट्रैक्ट डेट और अकाउंटिंग ईयर की डेट सेम थी, मैच कर गई थी, इसलिए जो इंटरेस्ट लिखा हुआ था वही उसी से एंट्री होगी। और आज क्या हो रहा है? आज जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है उसकी एंट्री नहीं पास हो रही। तो एक नई वैरायटी आई है जो कल वाले सवाल में नहीं थी। समझ लगी ना?
हर अगले सवाल में एक नई वैरायटी आएगी, तो उसको समझना कि यार ये ऐसे क्यों हुआ, पिछले सवाल की तरह इस सवाल में ऐसी एंट्री क्यों नहीं हुई। तो बच्चों 32,000 पकड़ा, उसको 12 पे डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, इंटरेस्ट कितना बनता है? 26,667। अब अगला पॉइंट, कल हमने जब इंटरेस्ट जितना बनता था उतना पे कर दिया था, याद है? लेकिन 26,667 हमने क्या 31 दिसंबर को पे किया? जब पे नहीं किया तो फिर क्रेडिट क्या करेंगे? क्या क्रेडिट करेंगे? इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट। क्यों? और कल वाले सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया था और कैश क्रेडिट किया था, याद है? पेबल क्रेडिट नहीं किया था कल, क्यों? क्योंकि जितना बंदा था पे कर दिया था। और बोलो तो सही। और बिजली का बिल आए और आप पे कर दें तो सर पे कोई लाइबिलिटी है? कोई लाइबिलिटी नहीं। लाइबिलिटी कब रिकॉर्ड करेंगे? जब बिजली का बिल आए और आप पे ना करें, फिर वो लाइबिलिटी। समझ आ गई बात? तो 26,667 का सूद बनता तो है, लेकिन वो पे नहीं हुआ, इसलिए क्या क्रिएट करेंगे? इंटरेस्ट पेबल लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो हजम शुद्ध। तो बच्चों ये 2005 में 3 एंट्रियां होनी है, तीनों एंट्री हिफज हो गई अच्छी तरह से कि नहीं? अब अगले साल 2006 की अगर हम बात करें, तो 2006 में बच्चों पहली एंट्री कौन सी होगी? हाँ, पहली एंट्री किस दिन होगी? 28 फरवरी को। क्या एंट्री होगी? शाबाश शाबाश शाबाश। अगले साल 28 फरवरी वाले दिन जो एंट्री बनती है, पहले वो एंट्री सोचें, पास करें, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। हाँ जी, मोहम्मद इब्राहिम, कल आपने लेक्चर में लिया था बच्चे, खैरियत थी? हाँ जी। हम्म। ये एंट्री होगी बच्चों 28 फरवरी 2006 में। लीज लाइबिलिटी कितना लोन वापस किया जी? 39,475 से। इंटरेस्ट पेएबल जो पिछले साल क्रिएट किया था, वो भी लाइबिलिटी खत्म होगी। और 2 महीने का इंटरेस्ट मजीद जो क्रिएट हुआ, वो भी आपने पे किया। तो जनवरी और फरवरी का इंटरेस्ट बच्चों 5,333, ये कैसे निकला? जो 32,000 टोटल इंटरेस्ट बनता था, उसमें 26,667 पिछले साल का था, वो माइनस करे तो बाकी जनवरी और फरवरी का बनता है। लॉजिक समझ आ रही? और कैश क्रेडिट बच्चों कितने से? 71475। और ये एंट्री समझ आ गई? अच्छा जी, 31 दिसंबर को बच्चों डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, 9 महीने की। अब नहीं 9 महीने की होगी, क्यों? क्योंकि अब वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक यूज हुआ। तो 2 लाख को किस पे डिवाइड करेंगे? 4 पे। हजम शुद्ध। अब बच्चों ये टेबल आपके सामने है। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आपने कर ली, और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की एंट्री भी होनी है। करें जरा, क्या बनती है? अब बच्चों टोटल सूद ये बनता है, इससे एंट्री होनी है। 25,684 से एंट्री नहीं होनी। इसका क्या करेंगे? 10/12 करेंगे। करें जरा।
तो बच्चों एंट्री क्या होगी जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। इसको 10/12 करेंगे। हजम शुद? सबको समझ आ गया जी? अब बच्चों आपने 2005 और 2006 के एक स्टेट्स बनाने हैं। किसके? 5 के और 6 के। बना लेंगे। टेबल आपके सामने है, एंट्री आपने पास की हुई है। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आना है और बैलेंस शीट में क्या क्या आना है, ये आपने लिखना है। Okay? क्या क्या आंसर आता है? हाँ जी। 2005 में बच्चों एसेट की वैल्यू और लीज लाइबिलिटी 2005 में 160525 और करंट पोर्शन 39475। लेकिन इसमें इंटरेस्ट पेबल भी आएगा क्योंकि पे तो किया नहीं था। 26667 ऐसे ही है। और इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 41667 और इंटरेस्ट एक्सपेंस 26667 ऐसे ही है। और 2006 में 26736 और डेप्रिसिएशन 50,000। समझ आ गया? ये इसमें बड़ा गर्क हो गया। वेरी गुड, शाबाश। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अकाउंटिंग ईयर का हिस्सा ही नहीं था ना। वो जनवरी फरवरी तो अकाउंटिंग ईयर में आते ही नहीं है। वेरी गुड। ठीक है जी। नोट कर लें, शाबाश। 2006 में क्या क्या आना? हो गया। अच्छा जी। तो बच्चों ए पार्ट भी हो गया आपका, बी भी हो गया, सी भी हो गया और डी भी हो गया। अब है जी 6 हो गया था। अब आपने करना है 8 का विद कंपैरेटिव। ठीक है जी। मतलब 7 अल्फाज में 7 और 8 का भी करना है। कर लोगे? ये टेबल आपके सामने है। 7 और 8 की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाए, जल्दी करें। वेरी गुड। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। हाँ जी। हाँ जी, 2007 और 8 में। सोच लो सोच लो सोच लो। लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल। सही है। खास तौर पर इंटरेस्ट पेबल। हाँ जी। यही है।
और नोट कर लिया सबने? अच्छा, इनकम स्टेटमेंट देख लें जरा। हम भी ऑनलाइन सोर्स। मोहम्मद इब्राहिम नुमा सतार, आपने भी बना लिया कि नहीं बना? मुझे बता दें जरा, शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। हाँ बस यही को 10-12 हज़ार का। हम्म। कैसे? कैसे है? तो कैलकुलेशन नीचे भी तो की हुई है आपने, क्या कैलकुलेशन की है, इससे मैच कर लो। ये कैलकुलेशन है। हाँ नहीं, हो गया सबसे। क्या कैलकुलेशन में क्या किया? वो मेरा 10/12 नहीं हुआ सही तरह। हाँ, मेरे 2007 में ये वाली कैलकुलेशन होनी थी। ये चेक कर लो। समझ आ गई बात की? तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है सबको? समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2? चलो, आज भी कोई होमवर्क नहीं है।